गवर्नमेंट ऑपोजिशन स्पार ओवर वंदे मातरम। तो यहाँ पे लोकसभा में बेसिकली वंदे मातरम के जो 150 साल कंप्लीट होने पर डिबेट रखी गई और पीएम ने कहा कि ये जो गीत है फ्रीडम मूवमेंट की वॉइस ऑफ फ्रीडम था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रेशर में इनको फ्रैगमेंट कर दिया गया। तो इस पे फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कोर्ट एक्सटेंड्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कस्टडी फॉर ऑफ 4 दिल्ली ब्लास्ट एक्यूज्ड। तो यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बेसिकली इंडिया की एक काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और ये देश के सबसे जो सीरियस क्राइम्स हैं स्पेशली टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट करती है। जो 2008 का मुंबई टेरर अटैक हुआ 26/11 और उसके बाद जो है बनाया गया इसे, और एनआईए एक्ट जो 2008 का है उसके थ्रू ये एजेंसी का फॉर्मेशन हुआ। इसका मेन काम है बेसिकली जो टेररिज्म है, बॉम्ब ब्लास्ट है या इलीगल आर्म नेटवर्क्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो लिंक्स हैं टेररिज्म के थ्रू, फेक करेंसी है, साइबर टेररिज्म है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो नेशनल थ्रेट से लिंक्ड हैं और जो भी ड्रग्स से रिलेटेड केसेस हैं या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड केसेस हैं, इन सबको इन्वेस्टिगेट करती है। और ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। और जो इसकी कुछ पावर्स हैं, यानी कि इसको जो सुओ मोटो केस नहीं लेती है, सेंटर इसको जो है केसेस असाइन करती है और जो एनआईए इंडिया के किसी भी स्टेट में केस जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर क्राइम इंडिया के इंटरेस्ट से रिलेटेड हो तो एनआईए जो है इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकती है। और इसके को जो केसेस हैं वो फास्ट ट्रैक करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी जो है वो बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट के आरोप और ऑपोजिशन का जवाब इसमें पूरा दिया हुआ है। हम वंदे मातरम से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि वंदे मातरम का क्या मतलब होता है कि माँ को प्रणाम, यानी आई बो टू मदर। और इसमें भारत को एक माँ के रूप में दिखाया गया है, पवित्र शक्ति स्वरूप और प्रेरणा का स्रोत टाइप में। तो ये लिखा है बेसिकली बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 1875 में इस पोएम को लिखा। और ये पहले एक जो है पोएम था, कविता था, बाद में उसे जो नॉवेल है आनंद मठ उसमें 1882 में इंक्लूड किया गया। और पोएम के पहले 2 स्टैन्ज़ा जो है वो डिवोशनल और पैट्रियोटिक जो है वो हैं और इसी वजह से बाद में उन्हें नेशनल सॉन्ग के रूप में एक्सेप्ट किया गया। और रवींद्रनाथ जो टैगोर जी ने 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया और इसके बाद ये देश की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसकी जान बन गया। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या है कि पहले जो 2 बाकी के जो 3 स्टैन्ज़ा हैं, थर्ड और फोर्थ, ये बेसिकली थर्ड में जो है ये देवी दुर्गा के रूप में दिखाया गया है और कुछ मुस्लिम लीडर्स को लगा कि ये रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन जो है सभी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो जो 1930s में मुस्लिम लीग और जो कम्युनल पॉलिटिक्स के जो जब राइज़ हुई कम्युनल पॉलिटिक्स, तो इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने डिसाइड किया कि सिर्फ़ पहले 2 स्टैन्ज़ास जो है वो नेशनल सॉन्ग के रूप में जो है अडॉप्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो है नेशनल सॉन्ग हमारा जो है वंदे मातरम, यानी पहले 2 स्टैन्ज़ा, और जो नेशनल एंथम है वो जन गण मन जो है रखा गया। और इसमें जो है बेसिकली जो असेंबली है उसमें अम्बेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबने इस फॉर्म को जो है अप्रूव किया। तो इस डिसीज़न का जो मोटिव था कि जो वंदे मातरम है उसको पैट्रियोटिक एसेंस रखा जाए और पर जो रिलीजियस कंट्रोवर्सी है उससे बचकर नेशनल यूनिटी जो है वो मेंटेन रखी जाए। जो नेक्स्ट है यहाँ पे म्यांमार इलेक्शन शुड बी फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इंडिया। तो म्यांमार में अभी क्या है कि डेमोक्रेसी नहीं है। 2021 का जो मिलिट्री कूप है उसने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया वहाँ की, और जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको अरेस्ट कर लिया और इमरजेंसी डिक्लेयर करके पावर अपने हाथ में ले ली थी। और वहाँ का 2008 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिलिट्री ने खुद ड्राफ्ट किया था, जिसमें पार्लियामेंट की 25% सीट जो है मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए रिजर्व्ड है। तो जो म्यांमार की मिलिट्री जनता है वो बेसिकली 2021 से पावर में है और इलेक्शंस इसलिए करवा रही है ताकि जनता चाहती है कि जो मिलिट्री है वो चाहती है कि दुनिया को लगे कि वो डेमोक्रेसी वापस ला रहे हैं, जबकि एक्चुअल पावर उन्हीं के पास है। तो अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें इंडिया ने म्यांमार की जो अपकमिंग इलेक्शंस है उसको सपोर्ट किया है और कहा है कि पोल्स जो है वो फ्री, फेयर और इंक्लूसिव जो है होने चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स वार्सिटी टू ओपन कैंपस इन बेंगलुरु। तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जो है अब इंडिया में अपना कैंपस खोलने जा रही है, जो बेंगलुरु में सेटअप होगा। और दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी एमओयू साइन किए
और 10 न्यू जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं अलग-अलग फ़ील्ड्स में एआई, क्वांटम, मेडटेक, बायोडायवर्सिटी और स्पेस जैसे एरियाज़ में। और जो ये कैंपस है बेसिकली इंडिया में मीडिया, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज़ ऑफ़र करेगा, जो कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से जो है शुरू होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया रैम्प्स अप ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर साइक्लोन हिट श्रीलंका। तो श्रीलंका में बेसिकली साइक्लोन दितवा आया है और इससे अफेक्टेड एरियाज़ में रिलीफ देने के लिए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। और इसके तहत जो श्रीलंका का जो साइक्लोन अफेक्टेड एरिया है उसको उसमें रिलीफ देने के लिए किया गया है और 4 और शिप्स जो है वो भेजे गए हैं आईएनएस घड़ियाल, एलसीयू 54, 51, 57 डिप्लॉय किए गए हैं इसके लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर इज़ अ एनफर फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज़ अ रॉन्ग डूअर दैट कंडक्टेड इल्लीगल सर्चेज़ इन तमिलनाडु टेल्स मद्रास हाई कोर्ट। तो यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में देख लेते हैं हम। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बेसिकली इंडिया की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो फाइनेंशियल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है। ईडी का मेन काम जो है पर्पस जो है 2 लॉज़ के अंडर मेन होता है। एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के हिसाब से, ये 2002 का एक्ट है। और इसमें बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इन्वेस्टिगेट करना, इल्लीगल जो मनी है उसको ट्रैक करना, फ्रीज़ करना, अटैच करना, सीज़ करना और जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इसमें फॉरेन एक्सचेंज के जो फॉरेक्स के वायलेशंस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना और इल्लीगल फॉरेन ट्रांज़ैक्शंस पर जो है वो पेनल्टीज़ लगाना। तो ईडी जो है बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंडर जो है वो काम करता है और ये सीबीआई की तरह इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है और बल्कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। डेमोक्रेसीज पैराडॉक्स द चोजन पीपल ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे बोलना है ऑथर का कि जो इंडियन पासपोर्ट है या फिर वोटर लिस्ट है उस पर जो है सिर्फ नाम होना वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है और फाइनल प्रूफ नहीं है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को भी जो है वो फोर्ज किया जा सकता है। और ये इशू बेसिकली इलेक्शन कमीशन का जो स्टेट वाइड जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है कि जो कराया जा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में उठा है। लेकिन चैलेंज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बेसिकली वो सिटीजनशिप जो है डिसाइड करने का उसके पास पावर नहीं है और जो ये पावर है सिटीजनशिप डिसाइड करने का ये बेसिकली होम मिनिस्ट्री और फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के पास होता है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो वोटर एलिजिबिलिटी जो है चेक करते टाइम जो सिटीजनशिप है वो चेक करना एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है और बट ये एक फॉर्मल सिटीजनशिप जो है वो डिटर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। मतलब वोटिंग के टाइम पे जो वोटर एलिजिबिलिटी चेक करते टाइम, तो इंडिया में सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं है और लॉ के हिसाब से बेसिकली नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स जो सिटीजनशिप रूल्स 2003 हैं उसके तहत जो है वो बनाए जा सकते हैं, जिसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बेसिकली इंडिविजुअल पर होता है और कि प्रूव करना कि वो सिटीजन है इंडिया का। और बोलते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो बेसिकली 2010 से 15 में बन चुका है, लेकिन जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है वो अभी भी पेंडिंग है। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में बेसिकली सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के नाम होते हैं और एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है उसमें सिर्फ सिटीजन्स का नाम रहता है। तो ये भी पेंडिंग है, एनपीआर 2010 से 15 के बीच में बन चुका है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे सिटीजनशिप बाय बर्थ के कैसे रूल्स चेंज हुए वो दिखाया है कि 1 जुलाई 1987 से जो पहले कोई भी अगर बर्थ लिया है इंडिया में तो ऑटोमेटिकली वो सिटीजन हो जाता था और 1987 टू 2004 के बीच में अगर कोई एटलीस्ट अगर वन पेरेंट भी जो है वो अगर सिटीजन है इंडिया का तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी। और इसके बाद जो 3 दिसंबर 2004 के बाद जिसने भी जन्म लिया है तो उसमें एटलीस्ट जो है वन पेरेंट मस्ट बी सिटीजन और जो अदर पेरेंट होना चाहिए दैट मस्ट नॉट बी इल्लीगल इमिग्रेंट, वो नहीं होना चाहिए। और 2003 के जो अमेंडमेंट है 2003 में अमेंडमेंट ने इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो कैटेगरी वो क्रिएट की जिनके चिल्ड्रंस भी जो है वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहाँ पे सिटीजनशिप गवर्नेंस में कि जो सिटीजनशिप है या फिर सेडिशन है या ट्रीजन है, इसके डिसीजन जो है बेसिकली ग्राउंड लेवल की ब्यूरोक्रेसी लेती है, जैसे कि पुलिस हो गई,
क्लर्क हो गया, बॉर्डर एजेंट्स हो गए। लेकिन थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कि जो है पीपल क्रिएट द स्टेट, जो लोगों से स्टेट बनता है। और रियलिटी क्या है? यहाँ पे जो है पुलिस और बॉर्डर एजेंट्स हैं या फिर जो ग्राउंड लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी है वो डिसाइड कर रही है, यानी स्टेट डिसाइड कर रहा है कि कौन से लोग हैं, यानी सिटीजनशिप कौन है। जो कि एक डेमोक्रेटिक पैराडॉक्स दिखाता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी है थ्योरी और रियलिटी में। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो असम में जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया गया, एनआरसी हुआ, वो दिखाता है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स, लीनिएज प्रूफ और डिकेड ओल्ड रिकॉर्ड्स के बेसिस पर जो है 19 लाख लोगों को डाउटफुल सिटीजन जो है वो मार्क किया गया, यानी कि डी मार्क किया गया, जिससे कि वोटिंग राइट्स उनके सस्पेंड हो सकते हैं और जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स हैं सिटीजनशिप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक पैराडॉक्स है और सिटीजनशिप और वोटिंग राइट्स एसेंशियल हैं, पर बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो हमेशा इंडिविजुअल पर होता है और फाइनल डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो है वो का होता है, जो डेमोक्रेसी का फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो क्रिएट करता है, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे द रियल स्टोरी ऑफ द इंडिया रशिया समिट। तो यहाँ पे बोलना है कि जो 23rd इंडिया रशिया जो समिट हुआ, उसने जो न्यू दिल्ली में हुआ, उसने दिखाया कि क्या आज की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। और यूक्रेन जो है वॉर की वजह से इंडिया का के जो इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं जैसे कि यूएस हो गए, यूरोप हो गया और रशिया हो गया, ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो हो गए हैं। और ऐसे टफ टाइम्स में इंडिया सबके साथ जो है बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको इंडिया ने बहुत वार्म वेलकम दिया। वो एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन लेकर आए थे, जो दिखाता है कि रशिया इंडिया को कितनी इम्पोर्टेंस देता है और इंडिया के लिए भी ये मैसेज था कि रशिया के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग और स्टेबल है। तो समिट का टाइम भी बड़ा खास था और रशिया बैटलफील्ड पर जो है स्ट्रांग है, यूक्रेन जो है वो वीक हो रहा है और यूएस अब एक्टिवली इन्वॉल्व जो है वहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इंडिया के जो पीस एफर्ट है, उसको सपोर्ट करना इनडायरेक्टली जो है यूएस के करंट पीस इनिशिएटिव्स को भी जो है वो बैकिंग करता है। और इंडिया और यूएस दोनों ही जो है पीस चाहते हैं, लेकिन जो यूरोप है उसका स्टैंस जो है अनसर्टेन है। और बायलैटरल टाइज में दोनों कंट्रीज ने जो है प्रोग्राम 2030 बनाया, जिसमें कि ट्रेड बढ़ाने की बात हुई, नेशनल करेंसीज का यूज़ होगा, फर्टिलाइज़र, रेलवेज़, मिनरल्स, एनर्जी जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा। और एनर्जी जो है इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी जैसा इम्पोर्टेंट इशू है और रशिया के पास ह्यूज रिसोर्सेज हैं इसमें। तो नए एरियाज़ जैसे कि मैरीटाइम रूट्स हो गए या फिर आर्कटिक में ट्रेनिंग हो गई और इंडियन के जो स्किल्ड वर्कर्स को रशिया भेजना भी जो है वो ग्रो हो रहा है। और डिफेंस टाइज जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेके हो गया या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स हो गई, इंडिया के लिए अभी भी की एसेट्स हैं। ओवरऑल समिट ने दिखाया कि जो इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप है, उसको नए ग्लोबल शिफ्ट जो हैं, जैसे कि यूएस और चाइना, इनके डायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो है री-इंजीनियर किया जा रहा है इंडिया रशिया का जो रिलेशनशिप है उसको। और इंडिया दोनों साइड का जो है ट्रस्टेड पार्टनर जो है वो बनने की कैपेसिटी रखता है, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोला जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिजन्स मस्ट मैंडेट डिसेबिलिटी रिलेटेड फैसिलिटीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट ऑर्डर में कहा है कि जो प्रिजन्स है उसको डिसेबल्ड रिलेटेड सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करना होगा। और ये डिसीजन एक पिटीशन से आया जो कि दो सीरियस डिसेबिलिटीज जिनकी थी, जिनका नाम जीएन साईं बाबा और स्टैन स्वामी के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड था। लेकिन उन्हें प्रिजन्स में जो है बेसिक एकोमोडेशन नहीं मिले, जिससे उनकी हेल्थ और जो डिग्निटी है उस पर बुरा असर पड़ा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली प्रिजनर्स को भी जो है इक्वालिटी और लाइफ विद डिग्निटी जो है वो गारंटी करता है। और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 का एक्ट है, उसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करे। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका काफ़ी वीक है। और क्योंकि प्रिजन्स जो है वो बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है और जबकि पुलिस लार्जली जो है सेंटर जो है बनाता है। और जबकि जो पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली लार्जली सेंटर जो है वो बनाता है। तो
नेशनल गाइडलाइंस ने जो है डिसेबल्ड प्रिजनर्स की स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज किया, पर कई स्टेट मैनुअल्स अब भी जो है पुराने नॉर्म्स फॉलो करते हैं। कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया कि जो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन को बेसिकली सुओ मॉनिटर वो करेगा, यानी खुद ही। और हिस्टोरिकली दलित आदिवासी प्रिजनर्स जो है सैनिटेशन वर्क में फोर्स किए गए, और डिसेबिलिटी सिस्टम को सपोर्ट का सिस्टम ऑलमोस्ट जो है वो मिसिंग रहा। तो सेंटर ने स्टेट्स और जो सेंटर को कोर्ट ने बेसिकली सेंटर और स्टेट को दोनों को ऑर्डर दिया कि प्रिजन मैनुअल्स रिवाइज करें और डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग करें, कौन कौन डिसेबल्ड है उसमें से प्रॉपर फैसिलिटीज़ दें, और प्रिजन बजट्स को जो है बेसिकली एक्सेसिबिलिटी फोकस्ड जो है वो बनाएं, और इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन और जो कास्ट डिसेबिलिटी डेटा पब्लिक करना ज़रूरी है, वरना गाइडलाइंस सिर्फ जो है वो पेपर पर रह जाएंगी, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूरो टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली न्यूरो टेक्नोलॉजी हमारे ब्रेन को समझने और उससे डायरेक्टली कनेक्ट होने का एक नया साइंटिफिक फ्रंटियर है, और इसमें बेसिकली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि ब्रेन सिग्नल्स जो होते हैं उनको डिजिटल कमांड्स जो है उसमें कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करके जैसे कंप्यूटर्स हो गए, व्हील चेयर हो गया, या रोबोटिक आर्म हो गया, या फिर कोई भी प्रोस्थेटिक डिवाइस हो गया, उसको कंट्रोल करने देता है। और कुछ जो बेसिकली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस हैं, वो नॉन इन्वेसिव जो है हेडसेट्स से मिलके वो काम करते हैं। कुछ नॉन इन्वेसिव होते हैं, और कुछ जो होते हैं इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स से ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट जो है वो देते हैं। यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है बेसिकली जो पैरालिसिस है और पार्किंसंस डिजीज़ है या डिप्रेशन जो है, इन जैसी कंडीशंस में ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन में जो है वो हेल्प करता है। और इंडिया को बेसिकली न्यूरो टेक्नोलॉजी की जो है ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ जैसे कि स्ट्रोक हो गया, स्पाइनल इंजरीज़ हो गई, पार्किंसंस हो गया, या मेंटल हेल्थ हो गया, इन जैसे डिसऑर्डर्स जो है इंडिया में बहुत कॉमन है। और जो बेसिकली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है वो मोबिलिटी, कम्युनिकेशन और थेरेपी को जो है इम्प्रूव कर सकता है। साथ ही न्यूरो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग जैसी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स को भी वो बूस्ट देगा। और इंडिया में रिसर्च बढ़ रही है, बेसिकली यहाँ पे आईआईटी कानपुर और जो आपका आईआईएससी बेंगलुरु है, और एनबीआरसी यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो मानेसर हरियाणा में है, ये आज के मेजर सेंटर्स हैं। एक जो डॉग नॉसिस, ये बेसिकली स्टार्टअप्स डॉग्स के ब्रेन सिग्नल्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ताकि कैंसर सेंट डिटेक्शन को ह्यूमंस में अप्लाई किया जा सके। और ग्लोबल लेवल पे जो यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन और चिली जो है न्यूरो टेक्नोलॉजी और न्यूरो राइट्स में जो है काफ़ी आगे हैं। और इंडिया को भी स्ट्रॉन्ग जो है बोलते हैं यहाँ पे रेगुलेशन और पब्लिक अवेयरनेस और डेटा प्राइवेसी रूल्स जो है और टेलर्ड जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की ज़रूरत है, नहीं तो डेवलपमेंट यहाँ पे इंडिया में स्लो हो जाएगा, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज इंडियाज पोस्ट ध्रुव फ्रेमवर्क। तो ध्रुव फ्रेमवर्क क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बेसिकली डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने प्रपोज किया है, जिससे जो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, घर के पते, वो बेसिकली डिजिटल लेबल जैसे कि ईमेल एड्रेस के फॉर्म में स्टैंडर्डाइज और शेयर जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ध्रुव को बेसिकली आधार और यूपीआई जैसे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने की कोशिश जो है वो बनाने का एम है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और सिस्टम में बेसिकली क्या करेंगे, जो यूज़र्स हैं अपना एड्रेस उसको एक लेबल जैसे कि amit@ध्रुव, ये इस टाइप के थ्रू ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंडिया पोस्ट हो गया, अमेज़न हो गया, उबर है, उनको शेयर करेंगे। और ये लेबल बेसिकली जो आपका डिस्क्रिप्टिव एड्रेस है और जियो कोडेड जो डिजी पिन है, जो दोनों प्रोवाइड करेगा।
और डिजिपिन बेसिकली रूरल एरियाज़ में स्पेशली यूज़फुल होगा जहाँ पे एक्यूरेट एड्रेसेस जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल होता है। और इससे जो कंसेंट बेस्ड एड्रेस शेयरिंग है, स्पेशली जो अपडेटिंग एड्रेसेस और डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी जो है वो पॉसिबल होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्योंकि ये सिस्टम जो है पर्सनल डेटा और एड्रेस जो है उसको लिंक करता है और कंसेंट देने से मना करने वाले जो है यूज़र्स इनकम्प्लीट डेटाबेस डेटासेट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अर्बन प्लानिंग और जो गवर्नेंस है उसको वीक कर सकता है। चाइना मस्ट गिव एश्योरेंस इंडियंस वोंट बी टारगेटेड। तो इंडिया ने बेसिकली अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो रीअफ़र्म करते हुए चाइना से कहा है कि वो एश्योरेंस दे कि इंडियन सिटीज़न्स जो है चाइना में ट्रैवल या ट्रांज़िट के दौरान जो है सेलेक्टिवली टारगेट नहीं किए जाएँगे। और ये स्टेटमेंट तब आया जब अरुणाचल प्रदेश की एक सिटीज़न है, पेमा थोंगडॉक, उनको शंघाई शंघाई जो चाइना का एयरपोर्ट है उस पे 18 घंटे तक जो है डिटेन किया गया और उनका इंडियन पासपोर्ट जो है इनवैलिड बताया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल ने कहा कि इंडियंस को चाइना ट्रैवल करते वक़्त ड्यू कॉशन जो है वो रखनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि क्लियर किया कि जो अरुणाचल प्रदेश है, वो इंडिया का जो है इंटीग्रल और इनएलिएनेबल जो है वो पार्ट है और चाइना के क्लेम से ये फैक्ट जो है नहीं बदलेगा।